हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी फर्स्ट में। मैं अनिल आज आपके सामने लेकर आया हूं नंबर सिस्टम। देखिए, हमने पहली वीडियो में आपको बताया था यूपीएसआई का सिलेबस और थोड़ी चर्चा की थी हमने नंबर सिस्टम पर। तो देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में कराए थे 5 टॉपिक करा दिए थे, लेकिन मैं दोबारा से जिन बच्चों ने वीडियो पहले नहीं देख पाई है किसी भी कारणवश, तो दोबारा से पूरा मैं स्टार्टिंग से लेकर आया हूं आपका कंप्लीटली। तो चलिए चलते हैं हम। पहला है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं तो ये क्या होती हैं? जो भी हमारी गिनती होती है, पढ़ते हैं हम, जो 1 2 3 है आपका, वो उन गिनतियों को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। जो गिनती है आपकी 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी है आपका, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे आपके। ठीक है, बात क्लियर है आपकी कि भाई जो भी गिनतियां हैं वो है आपके पूरा प्राकृत संख्याएं। चलिए, सेकंड पॉइंट आता है आपका पूर्ण संख्याएं। भाई पूर्ण संख्या क्या है? तो देखिए, ये जो हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं, जो गिनती थी आपकी प्राकृत संख्याओं में, ये हमने पढ़ी थी। इसी में हम क्या करेंगे कि भाई जीरो को और ले लिया जाएगा। किसको ले लिया जाएगा? जीरो को ऐड और कर दिया जाएगा। बाकी का आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट जो भी है आपके नंबर, आपकी जो गिनतियां हैं, ये कंबाइंड होके पूरा एक परिवार बन जाएगा। इस पूरे परिवार को हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं, जिसमें आपका प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो बन जाएंगे आपकी पूर्ण संख्याएं। इन्हें कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं। चलिए, अब आपका आता है नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। कई पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं आपकी, इसमें क्या लिया गया है? आपका सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिए गए हैं और आपका जीरो को शामिल कर लिया गया है। इसमें क्या होगा पूर्णांक संख्या में? पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसमें आपका जो अंक है आपका वो पूर्ण होना चाहिए, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा जो अंक है आपका पूर्ण होना चाहिए, मतलब पूरा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई माइनस का 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट जो भी आगे तक, ये सभी संख्याएं जो आपकी कहलाएंगी वो कहलाएंगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपके सामने। देखिए, यह हमने पढ़ा पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4। ये जो पूर्ण संख्या जो थी आपकी पॉजिटिव थी सभी, लेकिन जब पूर्णांक संख्याओं पे हम आए तो क्या हुआ कि भाई संख्या तो वही है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सम्मिलित किया गया है, दोनों को कंबाइंड किया गया है। आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सिर्फ आपकी संख्या कैसी होनी चाहिए? आपकी पूर्ण होनी चाहिए। तो वो हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। चलिए, अब नंबर 4 पर आता है आपका सम संख्याएं। तो देखिए, सम संख्या कौन सी होती हैं? भाई सम संख्या होती है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, जिन संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए वो कहलाएंगी आपकी सम संख्याएं। कैसे कहलाएंगी? आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी आपकी। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट आगे तक, ये सभी संख्या कैसी हैं? आपकी सम संख्या है। इनमें क्या होगा? आपका 2 का भाग पूरा चला जाएगा, शेष 0 बचेगा। ऐसी जो संख्या होंगी आपकी वो कहलाएंगी सम संख्याएं, जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाए। चलिए, अगला पॉइंट आता है आपका विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी होती है भाई? ये सम थी और नीचे विषम। सम का उल्टा सेम होता है आपका विषम। जैसे कि भाई सम हमने पढ़ लिया कि भाई जिन संख्या में 2 का भाग पूरा चला जाए वो कहलाएंगी सम संख्याएं, और इसका उल्टा कर देंगे हम कि भाई जिन संख्या में 2 का भाग न जाए वो कहलाएंगी आपकी विषम संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाएंगी? आपकी विषम संख्याएं। देखिए 1
2 का चला जाएगा इसमें, 1 3 5 डॉट डॉट। ठीक है, ये संख्या कैसी है आपकी? विषम संख्याएं। क्यों है? क्योंकि इनमें भाग लगाएंगे हम 2 का तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेष बचेगा। अब आप कहोगे कि सर 1 दे रखा है यहाँ पर, 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो शेष कहाँ बचेगा? तो सीधी सी बात है, जब हम 1 को 2 का भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट में आएगा। किसमें आएगा? पॉइंट में आएगा। तो मैंने कहा है कि भाई 2 का भाग लगना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका? पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका सम, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो कहलाएगा विषम। तो भाई 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, न 3 में जाएगा, न 5 में जाएगा। जो भी संख्याएं हैं जिनमें भाई 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, या हम कहें कि 2 से पूरी पूरी न कटे, या हम कहें कि भाई 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, तो इस प्रकार की संख्या कहलाएंगी आपकी विषम संख्याएं। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपका। अब आता है आपका ऋण या अभाज्य संख्याएं, इन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। देखिए, अभाज्य संख्याएं, सीधी सी बात है, कोई अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं कौन सी वाली? कोई अभाज्य, अभाज्य जो विभाजित न हो, किसी संख्या से न कटें, अर्थात जिनमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग न जाए, वो कहलाएंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। इनमें सिर्फ ये संख्याएं कौन सी होती हैं कि भाई ये या तो खुद से विभाजित होंगी या 1 से विभाजित होंगी। तो हम किसी भी संख्या को 1 से विभाजित करते हैं तो वो उतनी ही रहती है, तो 1 को हम छोड़ देंगे, तो 1 को छोड़ के जितनी भी संख्या बचती हैं आपकी, वो सिर्फ स्वयं से विभाजित हों, मतलब खुद से विभाजित हों, खुद का भाग उसमें लगे, उसी से पूरी पूरी विभाजित हों, किसी और से विभाजित न हो, तो वो कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। कौन सी कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हमने ले लिया 2 है, 3 है, 5 है, आपका 7 है, ऐसे आगे तक हम लेते चले जाएंगे। तो देखिए 2 है, इसमें सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा, किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। 3 है, 3 से ही कटेगा, 3 से ही विभाजित होगा पूरा पूरा, और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 5 है, 5 से ही विभाजित होगा, किसी और से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी आपकी, वो कहलाएंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित हों, तो वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। चलिए, बात समझ में आ गई होगी आपकी में कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, अब आता है आपका असहभाज्य संख्याएं। कोई असहभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो देखिए, ये संख्याओं का एक युग्म होता है, आपका जोड़ा होता है। इसमें कौन सी संख्या ली जाती है? कोई जिन संख्याओं का मासा 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वो कहलाएंगी आपकी असहभाज्य संख्याएं। जैसे कि देखिए, मैं लेता हूं आपके सामने 2 और 5 ले लिया मैंने आपका। तो देखिए 2 का और 5 का मासा 1 होगा, हुआ क्या नहीं होगा? अब मैं ले लिया आपके सामने 4 और 7, ठीक है, तो 4 और 7 का मासा 1 होगा क्या नहीं होगा? तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो कहलाएंगी असहभाज्य संख्याएं। जिनका मासा 1 हो वो संख्या असहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और भी आप आगे इसी प्रकार से कई संख्याएं आप ले सकते हो, आपकी इच्छा करे, जो भी इच्छा करे आपकी। जैसे मैंने 2 7 को 7 ले लिया, या आपका मैं ले लिया 2 और 11 को ले लिया मैंने, ठीक है। इन सभी संख्याओं हमें क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि सीधी सी बात है, इन 2 संख्याओं का जो मासा होगा वो कितना होगा? 1 होगा आपका। वो कहलाएंगी आपकी असहभाज्य संख्याएं। चलिए अगला चलते आगे। ये आता है आपका यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं, चलिए ये क्या होती है यौगिक या भाज्य संख्याएं? तो देखिए, यौगिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा? केमिस्ट्री में, कंपाउंड। तो यौगिक क्या होता है? सीधी सी बात है भाई, यौगिक जो बनता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित संयोग से बनता है। आपका यौगिक बनता है नहीं बनता है? जैसे कि हमने लिख दिया H2O, जल का फॉर्मूला है आपका H2O। तो इसमें क्या है कि भाई हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
तो इनके एक निश्चित अनुपात में मिलकर आपका बन गया पूरा फॉर्मूला किसका, जल का। इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी पर डिपेंड क्या होता है कि भाई यौगिक भाज्य संख्याएं, मतलब यौगिक या भाज्य संख्याएं जो भाई किसी संख्या से दूसरी से विभाजित हो जाए आपकी, तो वो संख्या कहलाएंगी आपकी यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक का मतलब होता है कि जैसे कि इसमें मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, तो इसमें से हम हाइड्रोजन के परमाणु निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से संख्या है आपकी, जैसे कि मैंने ले लिया आपका 4 ले लिया, तो भाई ये 2 से विभाजित हो जाएगा आपका, 2 भी इसमें शामिल है, इसके फैक्टर कराएंगे तो 2 निकल के आएगा इसमें से। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका और संख्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ठीक है, 10 ले लीजिए। मतलब कहने का ऐसी संख्याएं होती हैं आपकी ये जो कि भाज्य संख्याएं जो स्वयं से तो विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वो कहलाएंगी आपकी यौगिक या भाज्य संख्याएं। जो कि किसी दूसरी संख्या से भी पूरा कट जाएं वो कहलाएंगी आपकी यौगिक या भाज्य संख्या। जैसे देखिए ये 2 से पूरा कट जाएगा 4, 2 से 4 पूरा कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार। 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार। 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार। पूरा कट रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ये सभी संख्या कैसी हैं आपकी यौगिक या भाज्य संख्या है। ये मैंने ऐसी संख्या ले ली है आपकी 2 से कट रही है, ये जो है आपका 3 से कट रहा है, ये 2 से भी कट सकता है, 2 से कटेगा 3 बार कटेगा आपका, सॉरी 3 से काटिए, 2 से तो काट दिया हमने, 3 से काटोगे तो 2 बार कटेगा आपका। ठीक है, तो ये जो संख्या है किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो रही है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो कहलाएंगी यौगिक या भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका परमेय संख्याएं। क्या आता है, परमेय संख्याएं। चलिए भाई परमेय संख्या क्या होती हैं, तो देखिए आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता रहा हूं यहां पर कि भाई परमेय संख्या सीधी सी बात है कि भाई P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। किस रूप में लिखी जा सकती है, P/Q के में। लेकिन यह शर्त यह है कि भाई Q की वैल्यू जो है आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए। P और Q क्या है यहां पर, P और Q क्या है, पूर्णांक है आपके। कैसे हैं आपके अंक, ये पूर्ण अंक है आपके, पूर्णांक है आपके। कौन, P और Q। Q को हम 0 नहीं रख सकते, कोई ना कोई इसकी जगह पे अंक आपका आएगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगी आपकी वो कहलाएंगी परमेय संख्याएं। जैसे कि मैंने ले लिया 2/3, 5/7, ये सभी कैसी संख्या है, परमेय संख्याएं। जैसे कि मैंने ले लिया आपका 3.6, ये भी परमेय संख्या है। आप कहोगे पॉइंट में आ गया, P/Q के रूप में कहां है, तो ध्यान रखिए, मैं इसीलिए समझाने के लिए आपको 3.6 लिखा है। तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि भाई ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं परमेय संख्याएं। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं कि भाई ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या कहलाती हैं आपकी। तो देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। 3.6 है, इस पॉइंट को आप हटाओगे यहां से तो कितना हो जाएगा 36, और नीचे 1 पर 0 बढ़ा दिया आपने, तो लग गया आपका P/Q के रूप में। इसको काट के छोटा करना चाहो कर सकते हो आप। 2 से काटा इसको 5 बार, 2 से काटा इसको 18 बार, तो हम लिख सकते हैं 18/5। तो देखिए 18 भी एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है, क्योंकि हमने बता दिया है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती है संख्याएं। किसके रूप में, P/Q के रूप में। और P और Q जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए आपके। तो पूर्णांक है कि नहीं, भाई P की जगह 18 है तो 18 पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है आपका। तो ये आपकी एक परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी आपकी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है अपरमेय संख्याएं। क्या आता है आपका, अपरमेय संख्याएं। चलिए भाई अपरमेय संख्या क्या होती हैं, भाई सीधी सी बात है कि इनको जो है P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई P और Q पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए।
तो ये यहाँ पर पूर्णांक नहीं होंगे। हो सकता है कि भाई p पूर्णांक हो जाए लेकिन q पूर्णांक नहीं होगा, अगर q पूर्णांक हो गया तो p पूर्णांक नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं आपकी वो कहलाएंगी आपकी अपरमेय संख्याएं। कैसी कहलाएंगी? आपकी अपरमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे कि देखिए, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर √2/3। तो देखिए ध्यान से कि भाई p की जो वैल्यू है आपकी कितनी है? √2 है। q की वैल्यू कितनी है? 3 है। लेकिन शर्त क्या थी आपकी अपरमेय संख्याओं में? सीधी सी बात है कि भाई p/q के रूप में लिखी तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां पर आपका कोई भी एक डिजिट या दोनों डिजिट पूर्णांक ना हो वो कहलाएंगी अपरमेय संख्याएं। परमेय में क्या था कि भाई पूर्णांक थे p और q, यहां पर क्या है आपका पूर्णांक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भाई चलिए हम मान लेते हैं कि नीचे 3 दे रखा है, तो q की वैल्यू तो पूर्णांक है लेकिन p की वैल्यू पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या में आएगा? पॉइंट में आएगा। लेकिन होना चाहिए पूर्ण अंक, पूरा अंक चाहिए हमको, कटा-पिटा नहीं होना चाहिए। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया आपका √7/2। ये भी एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि भाई इसमें ये पूर्णांक नहीं है √7। या हम ले लेते हैं 1/√3। ठीक है, ये ले लिया। इसमें क्या है आपका कि भाई √3 है आपका, वो एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? वो पूर्ण एक अंक नहीं होगा। तो ये संख्या जो होती है आपकी इस प्रकार की वो कहलाती है आपकी अपरमेय संख्याएं। कैसी कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं। चलिए अब आता है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है भाई साहब? चलिए, तो इसमें सीधी सी बात है आपकी, जो आपने परमेय और अपरमेय संख्या पढ़ी है आपने, तो इनको कंबाइंड कर दिया, मिक्स कर दिया जाए तो ये कहलाएंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। इसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं आपकी, तो ये कहलाती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। जैसे कि परमेय संख्या थी 2/3, 5/7, और अपरमेय संख्या ले लेते हैं हम 7/2, 1/√3, या हम कहते हैं -5/√3। ठीक है, तो ये जो है आपकी मिक्स होके सभी संख्या कहलाएंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। परमेय और अपरमेय संख्या में जो संख्या आती है या कहें उनका संयुक्त परिवार जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। ये होता है आपका वास्तविक संख्याएं। चलिए अब आता है आपका अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। ये जो है आपका वास्तविक संख्याओं का सेम उल्टा होता है। कैसा होता है? सेम उल्टा होता है आपका। जैसे कि उसने कहा था कि भाई परमेय और जो ये तो कमांड हो गया, आपको बता दिया उसने कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है? परमेय और अपरमेय दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाएंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। ये सभी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्या कौन सी है आपकी? कि भाई इसका उल्टा है, कि भाई वो संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक होती है। कैसे? देखिए, जैसे कि भाई मैं ले लेता हूं यहां पर -√3/4 ले लिया मैंने, -5/3। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि ये जो संख्या है आपकी यहां पर, ये देख रहे हो रूट के अंदर, ठीक है, कैसी है? नेगेटिव है आपकी। इनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जैसे देखिए ये संख्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि भाई √-1 × √5/3। फिर भी अंडरूट के अंदर -1 आ गया, -1 का अंडरूट हम नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी आपकी वो कहलाएंगी आपकी काल्पनिक संख्याएं। कैसी कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं। सिर्फ इनकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ संक्रियाएं नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये कहलाएंगी आपकी काल्पनिक संख्याएं। चलिए, तो ये आपका आज का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। जो संख्या जितनी प्रकार मैंने पढ़ाए हैं अच्छे से आप इनको अध्ययन करिएगा
और एक बार रिपीट कर लीजिए अच्छी तरीके से, दिमाग में फिट बैठा लीजिएगा। फिर मैं अगली वीडियो में इन जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं इन टॉपिकों पे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, अर्थात सवाल लेके आऊंगा आपको कि भाई इनसे सवाल कैसे बनते हैं। वैसे परीक्षाओं में इनमें से एक का सवाल बनता ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, इसलिए इन पर कुछ हम सवाल कराएंगे आपको, जिससे कि ये सारी संख्या रिपीट हो जाएंगी और आगे हम बढ़ेंगे जब चैप्टर में तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, जिससे कि बताऊं आने वाली नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद।